आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके ह्यूमन बॉडी में यूरिन जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, आपके पास सवाल इस तरह आएगा कि राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ न्यूरॉन और फंक्शन ऑफ किडनी और यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन फॉर्मेशन, इन तीनों का एक ही जवाब है। ओके, देखिए, फंक्शन ऑफ किडनी यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन एंड इट्स सेल्फ राइट ए नोट ऑन यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर? तो अगर हम सबसे पहले देखें कि भाई यूरिन है क्या। ठीक है, आप सबको पता है कि ये एक वेस्ट मटेरियल है, इसमें वाटर होता है। कलर इसका क्या होगा? एम्बर होगा, स्लाइट येलो होगा। ठीक है जी। एक दिन में एक इंसान कितने ml 1000 से 2000 ml एक्सक्रीट आउट करता है। यूरिन जो है ना, एक दिन में आपको 1 लीटर से 2 लीटर तक आता है। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है? येलो होता है और क्या होता है? एम्बर कलर होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास यूरिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरिन पैदा कैसे होता है, यूरिन पैदा कैसे होता है। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन के मुतालिक, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये कल हम पढ़ चुके थे। ये देखिए, ये आपके पास ये बोमेन कैप्सूल है। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, और ये लूप ऑफ हैनले, ये सेंडिंग और ये डिसेंडिंग। ये देखिए, फिर ये कन्वोल्यूटेड और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये ब्लड वेसल अंदर दाखिल हुई थी ना, ये ग्लोमेरुलस है, और इसके बाहर जो है ये जो यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं पेरिटिबुलर ब्लड वेसल। ओके, अब देखिए, ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है और इसने क्या बनाना है? यूरिन बनाना है। ठीक है, अब देखना, ये 3 स्टेप्स होंगे। किसके बोला? यूरिन फॉर्मेशन को बनाने के कितने स्टेप होंगे? 3। तो वो याद रखने, वो 3 कौन कौन से होंगे? नंबर 1 होगा वो फिल्ट्रेशन। नंबर 1 क्या होगा? फिल्ट्रेशन। ओके, नंबर 2 क्या होगा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, और फिर तीसरा क्या होगा? ये सिक्रीशन। ये 3 बातें याद रख लें। यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेप्स होंगे? 3। कौन कौन से? फिल्ट्रेशन, हाँ, रीअब्जॉर्प्शन। तरतीब के साथ देखिए, पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन और फिर उसके बाद सिक्रीशन। इस क्लियर? ये 3 स्टेप्स होंगे। इसका क्या मुराद है? देखो, जब हम कहते हैं ना कि नेफ्रॉन का जो बेसिक फंक्शन होता है, ये देखो, ये आपका नेफ्रॉन का बेसिक फंक्शन है। इसने आपके यूरिन को, इस ब्लड को क्लीन करना है। क्या करना है? क्लियरेंस करनी है। किस चीज़ से? वेस्ट प्रोडक्ट से। अब इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में शामिल हो चुके हैं, जो आपकी हमारी सेहत के लिए डेंजरस है, दे शुड बी रिमूव्ड। और उसको रिमूव करने के लिए जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? नेफ्रॉन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेफ्रॉन का जो पहला काम होगा, टू क्लियर द ब्लड। किससे? फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर? मतलब आपने कहना है कि जी वेस्ट प्रोडक्ट को ठिकाने लगाना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी पहले तो फिल्ट्रेशन करेंगे काम की चीज़ को। ठीक है ना? तो पहले क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे। बड़ी चीज़ें जो होंगी वो फिल्टर पेपर में या फिल्टर मीडियम में रह जाएंगी। छोटी चीज़ें जो काम की भी होंगी या वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो आगे गुजर जाएंगी, वो आगे गुजर जाएंगी। अब इस अमल को कहते हैं फिल्ट्रेशन। इस अमल को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन।
अब जो चीज़ हासिल होती है उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, उसे क्या कहते हैं? हाँ, अब ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? ये अमल सब कुछ हो रहा है ग्लोमेरुलस पे। ये सब कुछ हो रहा है कहाँ पे? ग्लोमेरुलस पे, क्योंकि यहाँ पर ब्लड आता है बड़े बड़े प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है। यहाँ पे ब्लड क्या आता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आता है। ओके, इतना प्रेशर होता है, देखिए बोमन कैप्सूल का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। अब इस प्रेशर की वजह से इस ब्लड कैपिलरीज से क्या वाटर होगा, ठीक है ना, डाइजेस्टेड फूड होगी, जैसे अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये छोटे मालिक्यूल है ना, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, और डाइजेस्टेड फूड है जो, वो सारी की सारी कहाँ पे आ जाएंगी? प्लाज्मा के थ्रू। किसके थ्रू? प्लाज्मा के, क्योंकि रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल बड़े हैं, तो यहाँ से रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल जो होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे? ब्लड के अंदर। और प्लाज्मा में जो डाइजेस्टेड फूड होगी और वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो कहाँ पे आ जाएगी? बोमेन कैप्सूल। ये बात किसको समझ आई? आपको समझ आई? छाननी है ना, तो बोमेन कैप्सूल में आ गया। तो इसलिए इस अमल को, इस स्टेप को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? हाँ, और इससे जो चीज़ हासिल आई है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस, अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? वाटर होगा, डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड होंगे। ऐसे है कि नहीं है? आरबीसीज और वाइट ब्लड सेल प्रोटीन इसके अंदर नहीं होंगे नॉर्मल हालत में, अलबत्ता डिजीज हो जाए तो फिर हो जाते हैं, हालत में नहीं होंगे। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इस अमल को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और ये कहाँ में होती है? अपना ग्लोमेरुलस में, इन द बोमेन कैप्सूल। ओके, चलें जी, ये पहला अमल तो हो गया। अब देखिए हमने इसको यूँ पढ़ रहे हैं। हाँ, आपने सिंपल यूँ लिखना है कि व्हेन ब्लड पासिस थ्रू, आसान इंग्लिश में लिखना है ना, कि व्हेन ब्लड passes through the glomerulus with high pressure, water, digested food, waste products are filtered, passes through the glomerulus, and this process is known as the glomerulus filtration, and the product known is the filtrate, उसे filtrate कहते हैं। इस क्लियर? देखिए आप, मैंने यहाँ आपकी बुक का लिखा है ताकि आपको एमसीक्यूज में आसानी हो समझने में। बात वही है। देखिए वो क्या कहता है, पहले हमने कह दिया था कि नेफ्रॉन क्या करते हैं? ब्लड को क्लियर करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है ना। इसलिए जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं फिर उनके डायलिसिस किया जाता है, उसको मशीन के थ्रू किया जाता है। आप कितने लकी हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे, ठीक है ना। तो किडनी का कितना बड़ा रोल है, और उस बेचारे का क्या होगा जिसका डायलिसिस हो रहा होता है। तो वही कुछ तो हो रहा होता है कि इसकी फिल्ट्रेशन हो रही होती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं। तो ये कहता है कि नेफ्रॉन, देखिए क्या कहता है? द बेसिक, क्या कहता है जी? द बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, बेसिक फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू क्लियर एंड क्लीन द ब्लड। अब देखो कितनी आसान, मैंने क्या कहा था कि नेफ्रॉन क्लियर द ब्लड, द मेन फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज टू क्लीन और क्लियर द ब्लड। भाई क्लीन और क्लियर कब करते हैं? कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होती हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकाल दी जाती हैं। अच्छा, प्लाज्मा, क्लीन द प्लाज्मा ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, ऑफ अनवांटेड। तो क्लियर किसको करना है? अनवांटेड सब्सटेंसेस। मतलब अगर यहाँ पे कोई अनवांटेड चीज़ पड़ी है तो हम उसे उठा के बाहर फेंक देंगे जो स्मेल पैदा कर रही होगी, ठीक है। दिस अकर इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो मैंने क्या कहा था कि कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप्स में। कौन कौन से? फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड स्क्रीशन। तो उसमें से हमने फिल्ट्रेशन को तो बड़े आसानी से पढ़ लिया था, और कितनी आसान इंग्लिश में पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि फिल्ट्रेशन क्या है? व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस विद हाई प्रेशर, वाटर, साल्ट, ठीक है ना, और ग्लूकोज,
पहले अच्छी बातें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट थी वो कौन कौन से होंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वो कहते हैं पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलस, और कहाँ पे चले जाते हैं, बोमेन कैप्सूल में। कहाँ पे चले जाते हैं, बोमेन कैप्सूल में, यही कहा था ना। तो और बोमेन, तो इस अमल को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, मैंने क्या कहा था, ड्यू टू हाई प्रेशर, कितना आसान है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, इन द ग्लोमेरुलस, इन द ग्लोमेरुलस, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इट एक्ट्स एज एन आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी, बेसिकली ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। कैपिलरीज इस तरह की है ना, देखिए ये कैपिलरीज, ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ आर्टरीज डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज मिलके वेन्यूज बनाती हैं, फिर वेन्स बनते हैं। तो कैपिलरीज के इस एंड पे इसे कहते हैं आर्टीरियल एंड, और जो वेन की तरफ होता है उसे वीनस एंड कहते हैं। आर्टीरियल एंड में, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होता है, ओके, आर्टीरियल एंड, तो वो कहते हैं कि ये एक्ट एज ए आर्टीरियल एंड, आप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, काजिंग फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा, इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा, जो ब्लड का यहाँ से गुजरा तो उसका प्लाज्मा पासेस हो जाता है, प्लाज्मा आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से निकल जाता है, ग्लोमेरुलस से निकल जाता है, एंड बोमेन इन द बोमेन कैप्सूल, आउट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड इन द बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल में दाखिल हो जाता है। इसके लिए अब अकेला प्लाज्मा में क्या होगा, वाटर भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, और साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी साथ होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा, जब ये ग्लोमेरुलस बना, ये जो फिल्ट्रेट बना, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ग्लूकोज भी है, इसके अंदर वाटर भी है, इसके अंदर मिनरल्स भी हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे तो हमारे जिस्म का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी के बगैर कोई ज़िंदा रह सकता है, कभी भी कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट कहता है कि अब फिर क्या होगा, अब देखिए, अब ये चीज़ें कि कहाँ पे आ गई हैं, बोमेन कैप्सूल में, रीनल ट्यूब्यूल में आ गई हैं, प्लाज्मा में आ गई हैं, रीनल ट्यूब्यूल में आ गई हैं। अब रीअब्जॉर्प्शन होगी, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी, ये देखिए, ये सारा बोमेन कैप्सूल में, ये देखिए, ये फ्लूइड यहाँ से गुजरेगा, ये देखिए गुजरेगा ना, ये गुजरता 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 कहाँ से, ये ठीक है, ये पैलेस में चल के कैलेक्स में चला जाएगा, वहाँ पे यूरिटर से बाहर निकल कर ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरिटर से बाहर निकल जाएगा। तो भैया अगर इस तरह अगर हो गया तो वाटर भी ख़त्म हो जाएगा, ग्लूकोज भी ख़त्म हो जाएगा, अमाइनो एसिड भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अगर आप घर में अगर फर्श भी धोए तो अगर वेस्ट मटीरियल, गंदा पानी बाहर फेंकेंगे, अगर यहाँ पे कोई अच्छी की चीज़, नीचे सोने की चीज़ है, चांदी की चीज़ है, नीचे गिर जाएगी तो आप उसको दोबारा उठा नहीं लेंगे। तो अल्लाह पाक ने यहाँ भी कोई ऐसा सिस्टम है, जब ये चीज़ें यहाँ से गुजरती हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब होकर किधर चला जाता है, ब्लड में। यहाँ से कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब होकर किधर चली जाएंगी, हैं, ब्लड में, और इस जगह से भी रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ चली जाएंगी, ब्लड में, और जो बाकी अच्छी चीज़ें रह जाएंगी वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और एंड में जो अच्छी चीज़ें रह जाएंगी वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो बिल्कुल हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होगी वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगी, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, और वो खुद ब खुद सीधा अपना कि यूरिन ब्लैडर में इकट्ठे होकर यूरिन से बाहर निकल जाएंगे। मेरे बच्चे समझ आएंगे, देखो क्या कहा, ये देखो ये सारी चीज़ें ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ऐसे गुजर रही हैं, रीनल ट्यूब्यूल से गुजर रही हैं। अब ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, तो ये एक हिस्से से, इस हिस्से से ये निकल जाएगी, फिर आगे यहाँ पहुँचा तो फिर ये भी निकल जाएगी, इसका मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट था, फिर ये यहाँ पे पहुँचा तो ये फिर ये भी निकल गया था। अब ये जो है ये मेरे जिस्म को रिक्वायर्ड नहीं था, ये रिक्वायर्ड नहीं था, तो ये फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। मेरे बच्चे समझ आ गई।
तो इसे क्या कहते हैं, री अब्जॉर्प्शन। तो मैं यूं ही कहूंगा ना, व्हेन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल्स unwanted substances are unable to reabsorb, वो unable होते हैं to resolve in the पेरिक्यूलर अपना ब्लड वेसल्स में वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगी और वो बाहर निकल जाएंगी। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। किस चीज़ की हुई, वांटेड की अनवांटेड की, वांटेड की। तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा, उसमें क्या होगा, वाटर होगा, उसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड्स होगा, मिनरल्स होंगे जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। अब देखिए दूसरा फिल्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, ये तो पढ़ लिया ना। फिर आगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एज द फिल्ट्रेट, ये देखो ये एज द फिल्ट्रेट गुजर रहा है ना, एज द फिल्ट्रेट फ्लूइड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्यूल्स, वो रीनल ट्यूब्यूल से जैसे जैसे गुजरेगा, द अनवांटेड सब्सटेंसेस, जैसे ये रेड कलर का दिखा था, अनवांटेड सब्सटेंसेस फेल हो जाते हैं टू रीअब्जॉर्ब, while the wanted substances especially water and electrolytes are reabsorbed back into the plasma of peritubular capillaries। ये देखो ये है peritubular capillaries। क्लियर हो गया, जिन्होंने इसके ऊपर जाल बिछाया होता है। देखिए अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी आपको ये जाल नेटवर्क नजर आता है। तो इस तरह इनके ऊपर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में दाखिल हो जाती है, कौन सी, जो अच्छी चीज़ें हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी एंड और वो फ्लो आउट हो जाए। देखिए यहाँ पढ़ा उसने लिखा तो ठीक है कि एज फिल्टर्ड पासिस थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल हैं, द अनवांटेड सब्सटेंसेस आर फेल्ड टू बी रीअब्जॉर्ब। और मैंने ये कहा था कि व्हेन द फिल्ट्रेट पास थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल हैं, अनवांटेड सब्सटेंसेस आर नॉट रीअब्जॉर्ब बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, फिर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। देखो आपको मैंने पहले कहा कि आपका जो नेफ्रॉन है वो आपके ब्लड को क्लियर कर रहा है, ब्लड को क्लियर कर रहा है। किस चीज़ से क्लियर कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट से क्लियर कर रहा है। किस चीज़ से कर रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट से। वो आपके जिस्म को उसने क्लियर करना ही करना है। तो फिर उसमें क्या होता है, कुछ यूँ होता है, कुछ सिक्रीशन भी होते हैं। मसलन जैसे आप सपोज करें वेस्ट मैनेजमेंट का एक ट्रक है, वो अपने स्टेशन से सारा वेस्ट मटेरियल लेके जा रहा है, रास्ते में आपका घर भी आता है। जैसे वो आपके घर से गुजरता है, आप गंद की टोकरी उठा के उसमें फेंक देते हैं। आपको वो ये तो नहीं कहेगा भाई ये तुमने ये क्या किया। जाहिर है कि वो बाहर क्लियर करने जा रहे, तो आपके घर का वेस्ट प्रोडक्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपने इस चीज़ को सिक्रीशन कर दी वहाँ पे। तो अब रीनल ट्यूब्यूल की जो ये वाल्स होती है ना, ये जो वाल्स होती हैं, इनमें से हाइड्रोजन आयन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी स्क्रीट आउट कर दिया जाता है। इसके अंदर यूरिया भी स्क्रीट आउट कर दिया जाता है, क्लियर, स्क्रीट आउट कर दिया जाता है। मेरे बात समझ आ गई ना। तो वो कहता है पहले तो देखो यहाँ से दाखिल होके हो रही थी और यहाँ से आ रही थी, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट ट्यूबुलर वाल के थ्रू अपना उस फिल्ट्रेट में शामिल हो रही है। जब एक चीज़ गंदगी के लिए हम किसी जगह फेंकते हैं वो दोबारा वापस नहीं, जो सीवरेज में चला जाएगा क्या वापस आपके घर में आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो इसे कहते हैं सिक्रीशन। अब तीसरा स्टेप क्या है, फ्यूज सब्सटेंसेस। क्या है, फ्यूज सब्सटेंसेस आर secreted from the plasma directly through the epithelium cells, epithelium cell lining the tubules into the tubular lumen। इस जो डायमीटर होता है इसे कहते हैं ट्यूबुलर ल्यूमन। इसे क्या कहते हैं, ट्यूबुलर ल्यूमन। ये जो वाल्व्स हैं, ये देखिए ये वाल्व्स है ना किसकी, बोला रीनल ट्यूब्यूल की, ये इसकी लाइनिंग है। तो इसको क्रॉस करके किसके अंदर आ जाते हैं, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं। इन द ल्यूमन, देखिए लाइनिंग ऑफ द एंड थ्रू द epithelium cells of the tubular into the tubular ल्यूमन। ये देखिए ये ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट ये है ना कुछ,
ये इसको क्रॉस करेगा, किसको बोला, एपिथेलियम को, ठीक है, ऑफ द ल्यूमन, और इंटर इनटू द ल्यूमन, और इस ल्यूमन में शामिल हो जाएगा, ठीक है, थ्रू इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमन, थस यूरिन इज फॉर्म। इस तरीके से यूरिन हमारा बन जाता है। क्लियर हो गया। तो हमने साफ आज बताया कि यूरिन नेफ्रॉन का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन भी, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन करना होता है, और ये 3 प्रोसेस में होता है कि नंबर 1 क्या होता है, हाँ, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्मेशन होता है, नंबर 2 क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, नंबर 3 क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। हमने कहा था ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे बनता है, व्हेन द ब्लड पासेस फ्रॉम द ग्लोमेरुलस विद हाई प्रेशर, ठीक है ना, तो इसमें से वाटर, द प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा इज इंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल, इंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल विच कंटेन water, electrolyte, glucose, urea, uric acid, waste product also. When these glomerular filtrate passes through the renal tubule, then the wanted material is reabsorbed from the peritubular blood vessel, and the unwanted are not reabsorbed and enter the, and third step is the secretion. Some substances are enter into the yes, by the tubular wall into the glomerular filtrate in the renal tubules and excreted throughout the urine, and in this way urine is formed. ठीक है। अब हमारा अगला जो इसके साथ आता है, क्या अब हम कुछ देखना चाहते हैं कि यूरिन होता कैसा है। देखिए, आपने यूरिन का कलर क्या देखा है भाई, येलो और अंबर कलर होता है। कितना वॉल्यूम होगा भाई, कितना वॉल्यूम हो सकता है एक दिन में, पूरे एक दिन में आप अपने यूरिन को कलेक्ट करें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, हाँ 1 से 2 लीटर होगा, 1 से 2 लीटर होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर हम जरा देखते हैं यूरिन में सबसे ज्यादा जो चीज होगी वो क्या होगी, वो वाटर होगा। वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, वाटर होगा। चलिए, ये मैं आपको यहाँ से कंपोजिशन ऑफ यूरिन बता रहा हूँ, कंपोजिशन ऑफ यूरिन बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास क्या है, यूरिन, आपके पास क्या है मेरे बच्चे, यूरिन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यूरिन में 2 पोर्शन होंगे, एक क्या होगा, लिक्विड होगा ना, है, तो हम वो कहते हैं वो तो होता ही वाटर है, 96% होता है, 96% क्या होगा यूरिन में, क्या होगा, वाटर होगा। ओके। अच्छा, और जो बाकी क्या होगा, वो होगा सॉलिड होगा, हैं। सॉलिड में कौन से सब्सटेंस होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ऐसे होगा ना, है। देखिए, अब वाटर तो होता है, इससे मजीद नहीं है। अब ऑर्गेनिक में क्या होगा, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा होगा, देखिए, यूरिया, हाँ, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और क्रिएटानिन, ठीक है, इस तरह होगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में क्या होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, आयोडीन होगा, ये होंगे। ये होंगे कि नहीं होंगे, तो कितनी आसानी से कहा कि वाटर है। और देखो, ये याद रखना, इसमें यूरिया 2% होता है। यूरिया कितना होता है, 2%, और बाकी अब 96 और 2% कितना होगा, 98। बाकी 2% क्या होगा, वो आपके पास अदर होंगे। अब इसमें देखिए, ऑर्गेनिक में इसमें एंजाइम्स भी होंगे, क्या होंगे, एंजाइम्स भी होंगे, इसमें विटामिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, विटामिन्स भी होंगे ना, वाटर सॉल्युबल है ना, वो यूरिन से निकल जाते हैं। और कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हार्मोन्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, हार्मोन्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ठीक है। और इन ऑर्गेनिक में देखें तो वाटर भी तो इन ऑर्गेनिक ही है बेसिकली, वो हमने चले अलग लिख दिया। देखिए, इसमें सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन वगैरह होगा। फास्फेट होगा, क्या होगा, फास्फेट
होगा, सल्फेट होगा। ये याद रखिएगा कि हर एक में एक जैसी चीज़ें नहीं, इसकी यूरिन की कंपोजिशन चेंज होती रहती है, वो डिपेंड करती है आपकी खुराक पे। अगर आपने खुराक ज़्यादा खाई है तो फास्फेट सल्फेट ज़्यादा होंगे, अगर आपने मिनरल्स ज़्यादा लिए हैं तो मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यूरिन ज़्यादा लिए तो यूरिया यूरिक एसिड ज़्यादा होगा। तो क्लियर हो गया ना? तो इनकी इस पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी इंसान का यूरिन होगा उसमें 96% क्या होगा, वाटर होगा, 2% क्या होगा, यूरिया का, और बाकी दो में क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन अब एक आदमी बीमार हो गया है, उसे डायबिटीज़ है, तो अब उसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज भी आना होगा। एक आदमी जिसमें लीवर डिजीज है, ये किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर प्रोटीन भी आना शुरू हो जाएगी, एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाएगी, प्रोटीन उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर पस सेल आना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर रेड ब्लड सेल आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर जैसे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाएंगे। वरना रूटीन में जो आपका यूरिन होता है ना, वो स्टीराइल होता है, उसमें कोई जरासीम नहीं होते। लेकिन जब बंदा बीमार हो जाता है ना, तो फिर उसमें यूरिन में हर चीज़ आना शुरू हो जाती है, वो कोई चीज़ उस पर डिपेंड करता है, उसकी डिजीज़ पे। माइक्रोब्स भी आना शुरू हो जाते हैं। क्या आना शुरू हो जाते हैं? माइक्रोब्स भी आना शुरू हो जाते हैं, पस भी आना शुरू हो जाता है, एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसका रंग जैसे जांडिस हो जाता है, तो यूरिन का कलर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीला आ जाता है, उसके अंदर बिलीरूबिन आना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, कास्ट आना शुरू हो जाते हैं, आरबीसीज आना शुरू हो जाती है, ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है, और एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाती है। तो ये है आपका यूरिन का कुछ यूरिन के मतलब। ये आपका एक एमसीक्यूज आएगा यूरिन के मतलब, भाई इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच कितनी होती है। वो कहता है इसकी मीन पीएच जो होती है वो 6 होती है, तो रेंज क्या है, 4.6 से लेके 8 तक होती है। तो इसका मतलब है ये स्लाइट एसिडिक की नेचर है। ठीक है, स्लाइट एसिडिक की नेचर है। ठीक है, तो यूरिन के मतलब अगर कोई ये एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, अगर शॉर्ट नोट भी आ जाए तो आपको इजीली लिख सकते हैं। देखिए फिर कहा कि यूरिन क्या है, देखिए हमने यहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर दिया है। दिस इज एन एम्बर कलर्ड फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है जिसका कलर एम्बर है। स्लाइट एसिडिक, एसिडिक स्लाइट एसिडिक होता है, एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, सारे किडनी से ही जाएंगे। एंड इस वॉल्यूम क्या होता है, 1000 से 2000 ml तक होता है। ये एमसीक्यूज आएंगे बेटा आपके पास। पेल येलो इसका कलर होता है और एम्बर होता है। डिपेंड अपॉन द पिगमेंट्स, अब उन पिगमेंट्स को क्या कहते हैं, जैसे बिलीरूबिन एक पिगमेंट है। ठीक है, उसको हम कहते हैं यूरिक्रोम, कॉल्ड यूरिक्रोम। ठीक है, जो पेशाब को कलर देते हैं। क्रोम जहाँ भी आएगा तो उसका मतलब होता है कलर देना। यूरिक्रोम ऐसी चीज़ें जो यूरिन को कलर देती है। ठीक है ना, बाजू का रेड भी हो जाता है यूरिन। ठीक है ना, ठीक है ना, ब्लैकिश भी हो जाता है, वो तो डिजीज़ पे है ना, लेकिन नॉर्मल तो नहीं होता ना। देखिए अगर किसी को यरकान हो गया तो उसका यूरिन बहुत ही ज़्यादा कलर पीले रंग का हो जाएगा। वजह क्या है कि उसके अंदर बिलीरूबिन आ जाएगा। और इसकी देखिए पीएच क्या है, आपने हेडिंग याद करनी है। हेडिंग क्या होगी, इसकी इंट्रोडक्शन, इसका कलर, इसका पीएच, इसकी केमिकल नेचर, और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो मैंने बड़े आसान तरीके से बताई थी। इसकी पीएच इतनी एसिडिक होता है। अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने कहा था ना कि नॉर्मल में देखिए क्या लिखा था यहाँ पे, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक लिखा था यूरिया, ये 2% होता है। फिर क्या होता है, यूरिक एसिड। आपको पता है यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए तो एक डिजीज़ हो जाती है, उसे कहते हैं गाउट, गठिया। ठीक है ना, ये यूरिक एसिड। और ये क्रिएटिनिन, ये किडनी का फंक्शन अगर ख़राब हो जाए, फेलियर की तरफ जाए, तो क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो क्रिएटिनिन और अमोनिया, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है 5, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलीरूबिन, क्रिएटिनिन। देखो ये 5 नाम लिखे हुए हैं। लेकिन बाकी आपने ऐसे रट्टा लगा लेना है। देखिए कुछ अमाइनो एसिड्स भी होंगे, वाइटामिन भी होंगे, एंजाइम भी होंगे, और हार्मोन्स भी होंगे। ये देखिए ये सारे कौन से हैं, ऑर्गेनिक है। आपकी बुक में 2-1 लफ्ज लिखे हैं, वो उससे रट्टा लगा लें। ये देखिए ये है प्यूरिक एसिड और एलेंटोइन। क्लियर, तो ये आपने याद हो गया। ठीक है,
फिर हमने दूसरा पोर्शन कौन सा बताया था, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, उसमें वाटर तो मेन ही है ना। देखिए फिर इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, इधर देखो सल्फेट, फास्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयोडीन। और जो डिजीज़ के केसेस में मैंने आपको बताया था कि जब इंसान को कोई डिजीज़ हो जाए तो उसमें क्या आ जाती है, प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, क्या जाती है, तो इसे कहते हैं रीनल फेलुअर। किडनी जब फेल हो रहे होते हैं तो क्या नहीं होती है, वैसे भी किसी भी इन्फेक्शन में भी आ जाती है, ऐसी जरूरी नहीं कि किडनी फेल हो। एल्ब्यूमिन है, क्या है, एल्ब्यूमिन है, ये भी आ जाएगी। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसके अंदर क्या आना शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज, एल्डिहाइड, कीटोन आने शुरू हो जाएंगे। इस क्लियर, समझ आ गई। इसके अलावा उसके अंदर पस सेल आना शुरू हो जाएंगे। पस सेल, जैसे कि ये पीप निकलती है ना, तो यानी कि पस सेल, इन्फेक्शन की वजह से पस सेल आना शुरू हो जाएंगे। और बाद में इसके अंदर आरबीसीज आना शुरू हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल। और बाज़ औक़ात तो क्या आना शुरू हो जाता है, अपना उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है, ये ब्लड आना शुरू हो जाता है, ब्लड आना भी शुरू होता है। तो इस तरह वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़, तो इस तरह कभी भी किसी शख्स में पूरी ज़िंदगी में कंपोजिशन एक जैसी नहीं हो सकती। ये डिपेंड करती है अपॉन योर फूड, अपॉन योर डिजीज़ और ए हेल्थी स्टेट। क्लियर। तो ये आज का हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, एक यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और फॉर्मेशन और फंक्शन ऑफ किडनी, ये एक ही जवाब होगा 3 स्टेप्स में। फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिन किया है, यूरिन की कंपोजिशन